गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूँ, मेरा नाम है गौरव और हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस। ठीक है ना। तो साइंस के अंतर्गत आप सब जानते ही हैं कि 3 मुख्यतः विषय आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो साइंस, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस क्या समझते हैं हम। तो जब भी साइंस की बात आती है तो साइंस का अर्थ होता है कि किसी भी हमारे चारों ओर की जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में क्रमबद्ध ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करना, ये क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। यानी कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। क्या ये क्या है, एक क्रमबद्ध ज्ञान का एक भंडार है जिसे हम साइंस कहते हैं। क्यों क्रमबद्ध? क्योंकि साइंस के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसके पीछे क्या होता है, कोई तर्क होता है, लॉजिक होता है, उसके पीछे एक्सपेरिमेंट होता है, उसके पीछे एनालिसिस होता है और तब जाके हम उनका परिणाम घोषित करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज कहा गया है। ठीक है ना। अब सबसे पहले जो हम शुरुआत फिजिक्स से ही कर रहे हैं और ऐसे अल्टरनेटिव डेज में पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब भाई अब साइंस में भी आपको पता है कि दो प्रकार से होता है। एक तो साइंस ये होती है कि हमने बचपन से 6 से लेकर 12 तक जो साइंस पढ़ी है वो है एकेडमिक कोर साइंस। ठीक है, जिसमें एकेडमिक चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम साइंस पढ़ेंगे वो क्या है, वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, उसमें हम कोर सब्जेक्टिव चीज़ें ना पढ़ के बल्कि वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है या जिनके पूछे जाने की संभावना होती है। यानी कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम बात करेंगे। इसलिए अगर कोई साइंस वाला नहीं है, नॉन साइंस वाला है, तो भी उसे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब इसके अंदर तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मापन, यानी जो पहला ही चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, मापन या मेजरमेंट। ठीक है, मापन या मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राशि या क्वांटिटी। राशि या क्वांटिटी। भाई क्वांटिटी या राशि क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो राशि कहलाएगी। जैसे कि हम जनसंख्या को गिन सकते हैं, हमारी आय को गिन सकते हैं, किसी का भार हम नाप सकते हैं, गिन सकते हैं। तो वो सारी चीज क्या कहलाएगी, एक क्वांटिटी कहलाएगी, जिसको हम क्वांट कर सकते हैं, यानी उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है। और फिर हम बात करेंगे किसकी, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटियां क्या होगी कि फिजिक्स के अंदर जितने भी हमारे लॉज हैं उन सब को डिफाइन करने के लिए जिन राशियों का हम प्रयोग करते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएंगी। जैसे क्या 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 होता है फिजिक्स के अंदर, हमारी टर्म्स, बल होता है, विस्थापन होता है, कार्य होता है, आपका विद्युत धारा होती है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे टर्म्स, वेग होता है, संवेग होता है, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स हैं इनको हम किन राशियों के द्वारा नापते हैं, भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा ही नापते हैं। ठीक है ना। तो उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार से इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये 2 प्रकार से डिवाइड होती हैं। एक तो होती है सदिश और दूसरी होती है अदिश। ठीक है, सदिश और अदिश। भाई सदिश जो होती है उसको कहते हैं हम ये वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश का मतलब होता है स्केलर। ठीक है ना। तो वेक्टर और स्केलर। ठीक है।
अब हम अलग अलग देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अदिश राशि। ठीक है, अदिश या स्केलर। तो अदिश राशि क्या होगी? अदिश नाम से ही पता चल रहा है, अदिश यानी कि जिसकी कोई भी क्या नहीं है, दिशा नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जिसको मापने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, वो क्या कहलाएगी? अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी। ठीक है, तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए क्या क्या माप सकता है, ऐसे द्रव्यमान है ना, समय, विद्युत धारा, इनको मापने के लिए हमें क्या नहीं चाहिए? किसी भी प्रकार के डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, और केवल किसकी जरूरत है? परिमाण की जरूरत है। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कहूं कि 10 किलो आलू, तो यहां पर क्या है? 10 यानी ये 10 kg है, वो क्या है? एक परिमाण है, एक मैग्नीट्यूड है। लेकिन इसके लिए हमें किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना। हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि किस दिशा में हम मापें, है ना। तो इसीलिए क्या है? अदिश राशि है। इसी प्रकार समय, हम बोलेंगे 10 बजे हैं, 12 बजे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के डायरेक्शन की नीड इसमें नहीं है। तो इस प्रकार की जो क्वांटिटी है, वैसे ही विद्युत धारा है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये अदिश राशियां कहलाएंगी। इसमें इनको मापने के लिए हमें डायरेक्शन या दिशा की जरूरत नहीं होती है। समझ गई? तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरी होती है आपका सदिश राशियां। सदिश या वेक्टर क्वांटिटीज जिनको हम कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होंगी जिसमें क्या होगा? परिमाण या मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा या डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं विस्थापन, बल। भाई विस्थापन यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, किस दिशा में होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स, बल तो चाहिए, उसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे बल है, बल किस दिशा की तरफ लगाया जाएगा, ये भी हमें नीड होती है। ठीक है ना। ऐसे ही इसमें अगर एक और चीज बोलूं मैं, तो है त्वरण जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट किस तरफ हो रही है कोई भी चीज, उसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये इसीलिए क्या कहलाती है? सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार से डिवाइड होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अदिश ओनली नीड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सदिश मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मापन की, जो हमारा चैप्टर ही है मापन। ठीक है, तो भाई मापन जब भी हम करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा? कोई ना कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज पैमाना चाहिए होगा जिसके सापेक्ष हम क्या करेंगे? मापन को करेंगे। और उसी पैमाने को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, मात्रक या यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होती है? किसी भी चीज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? उस चीज का ही एक क्या होता है? हम स्टैंडर्ड या एक मानक भाग ले लेते हैं और उसको आगे सभी समय के लिए हम क्या मान लेते हैं? स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे कि 1 किलो है तो उसमें कितना क्वांटिटी आएगा वो हमने एक बार क्या हुआ? फिक्स करके रख दिया है उसको। और आगे के सभी जितने भी मतलब
पूरी दुनिया के अंदर अगर हम मापेंगे तो वो 1 किलो यहाँ भी उतना ही आएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी उतना आएगा, सातों महाद्वीपों के अंदर एक समान क्वांटिटी उसकी आएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसका एक मानक सेट किया है कि ये इतना होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर पॉल्यूशन का इंडेक्स है कि भाई 50 से 100 के बीच एयर PM 2.5 इतना होगा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है। फिर अगर 100 से 150 के बीच होगा तो थोड़ा बुरा है, और 150 से फिर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब रोस्ट है। तो ये क्या है, एक सेट है, स्टैंडर्ड सेट है, और ये हर जगह एक जैसे स्टैंडर्ड होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक या यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। अब ये मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहले टाइप के होते हैं कौन से, एक तो होते हैं मूल मात्रक और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न। मूल मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट जिसको हमें निकालने के लिए कि वो इंडिपेंडेंट है, अपने आप में स्वतंत्र है, किसी भी और राशि के ऊपर डिपेंड नहीं है वो यूनिट, वो अपने आप में स्वतंत्र है, वो क्या कहलाएगी, मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी, ठीक है ना। अब इसका आगे हम अलग से भी पढ़ेंगे। और दूसरी है व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो डिराइव्ड का मतलब ही है कि ये इस प्रकार के जो यूनिट्स हैं उनको निकालने के लिए हमें क्या होगा, दूसरे प्रकार की जो यूनिट्स हैं उन पर डिपेंड होना पड़ेगा, उन पर निर्भर होना पड़ेगा, और उनकी सहायता से इस यूनिट को निकालना पड़ेगा। ये इसकी विशेषता है व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिटी, ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो हाँ, अब है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति या SI। भाई अंतरराष्ट्रीय मानक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो एक सम्मेलन हुआ 1960s में, और उस सम्मेलन में पूरी दुनिया के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने प्रतिभाग किया, और उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, मात्रकों का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाएंगे, और उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में क्या होगा, मात्रकों को रखा जाएगा, ठीक है। और उसी को कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं SI यूनिट, ठीक है ना। तो SI यूनिट जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक क्या है, स्टैंडर्ड है, और वो इसके अंतर्गत जो यूनिट मान ली गई हैं वो पूरी दुनिया के अंदर एज इट इज एक्सेप्ट की गई हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो मानी गई है वो है 7 मूल मात्रक, 7 बेसिक यूनिट, 7 मूल मात्रक या 7 फंडामेंटल यूनिट, और 2 सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। 7 तो इसमें फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो इस तरीके की ये यूनिट मानी गई हैं किसमें, SI स्टैंडर्ड में। तो अब देखते हैं कि ये 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, और इसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 7 मूल मात्रक, ठीक है। अब सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे, 7 मूल मात्रक। इससे कोई क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से देखना। 7 मूल मात्रक में अगर सबसे पहले बात करें तो होगा पहला लंबाई, यानी कि लेंथ, ठीक है। तो जो लेंथ है आप सब जानते हैं, लंबाई का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, और डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। तो लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर और डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं दूसरा तो क्या होता है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, किसमें मापते हैं, सेकंड में, इंटरनेशनल उसमें स्टैंडर्ड के हिसाब से सेकंड में, और डिनोटेड बाय स्मॉल s, ठीक है। इसी प्रकार हम तीसरा मैं बात करूं तो क्या होता है, तापमान या
टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वैसे तो सामान्यतः आप जानते हैं कि किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, लेकिन एसआई जो यूनिट्स है या एसआई स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से हम क्या मानते हैं, केल्विन। एसआई स्टैंडर्ड में जो टेम्परेचर है उसका यूनिट है वो है केल्विन डिनोटेड बाय के। ओके, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं द्रव्यमान या आप जिसको कहते हैं मास, तो द्रव्यमान जो है या मास है उसका जो मात्रक है वो होगा किलोग्राम और डिनोटेड बाय केजी। ठीक है, किलोग्राम या केजी। ठीक है, और आगे है, आगे क्या बचा, हाँ इसमें बचा है अब पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ मैटर। पदार्थ की जो मात्रा है वो हमेशा किस में मापी जाती है, मोल में मापी जाती है। आप देखोगे कभी भी केमिस्ट्री लैब में जो भी चीज एक्सपेरिमेंटली की जाती है या कोई क्वांटिटी किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ली जाती है तो वो ऐसा नहीं कि ग्राम में या पता नहीं कितने किलोग्राम इस तरीके से ली जाएगी, बल्कि उसको किस में लिया जाता है, मोल में लिया जाता है। इतने मोल का सॉल्यूशन या 1 मोल सॉल्यूशन, 2 मोल सॉल्यूशन, इस तरीके से बात की जाती है। ठीक है, तो पदार्थ की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको लेने की जो मात्रा है वो मोल है। इसी प्रकार इसमें एक और चीज रह गई, वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता या जिसको हम कहते हैं लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता या लाइट इंटेंसिटी, और इसका जो मात्रक है वो है क्या, कैंडेला। कैंडेला। ठीक है, तो इसका मात्रक है ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ठीक है, तो इस तरीके से ये सात मूल मात्रक हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हुए ना ये भी। लंबाई, समय, तापमान, द्रव्यमान, 1 2 3 4 5 6। एक कौन छूटा, एक और छूट गया कोई, हाँ एक जो मैं भूल रहा था वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कह रहा हूं मैं वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा या जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको किस में मापते हैं हम, एम्पियर। एम्पियर डिनोटेड बाय ए। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, डिनोटेड बाय ए। द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, किलोग्राम में। पदार्थ की मात्रा मोल, मोल को स्मॉल m से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार कैंडेला को CD से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 7 मूल मात्रक हो गए। इसके अलावा क्या होते हैं, 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 और जिसको कहते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक या सप्लीमेंट्री मात्रक, जिनको SI यूनिट में माना गया है, वो है 2 मूल मात्रक और जो मात्रक हैं वो है रेडियन। वैसे ये पूछा जाता है लेकिन फिर भी, रेडियन और स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन ये दोनों के दोनों क्या हैं, एंगल मापने के लिए। ठीक है, तो इसको हम रेडियन को RD से डिनोट करेंगे, इसको SR। तो इस प्रकार से ये भी 2 सप्लीमेंट्री जो है यूनिट्स हैं जो कि SI स्टैंडर्ड में मानी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से 7 तो मूल मात्रक हुए, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब इसमें और क्या रह गया, हाँ अब हम बात कर लेते हैं कि व्युत्पन्न जो मात्रक हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। मूल मात्रक तो आप समझ गए, अब है व्युत्पन्न मात्रक या जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स कैसे निकालते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जैसे कि अगर मैं बोलूं इसमें कि क्षेत्रफल जिसको हम कहते हैं एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। यानी कि
लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दोनों ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक तरह से दूरी तो है दोनों, तो दोनों किस में मापे जाएंगे, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर, ये बराबर हो गया मीटर स्क्वायर, हो गया। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं आयतन या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। तीनों होते हैं उसमें, तीनों क्या है, डिस्टेंस है, तो तीनों मीटर में होंगी, तो मीटर इंटू मीटर, यानी कि हो गया मीटर क्यूब, हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार आगे और क्या क्या हो सकता है, जैसे चाल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन टाइम, समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और दूरी का अगेन क्या होता है, मीटर, और टाइम को क्या किस में नापेंगे, सेकंड में। तो इसका क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो इसकी जो यूनिट है चाल स्पीड की, वो क्या हुई, मीटर प्रति सेकंड, हुई कि नहीं हुई। तो इस तरीके से ये चाल है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें चाल के अलावा क्या क्या होता है, आपके एक्सेलरेशन, त्वरण, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो जो त्वरण है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन, जिसको एक्सेलरेट होता है ना, तो एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बटे समय, यानी कि स्पीड अपॉन टाइम। चाल का हमने अभी निकाला, क्या निकाला था, मीटर प्रति सेकंड, और समय का ऑलरेडी हमें पता है कि सेकंड होता है। तो ये सेकंड और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, तो ऊपर आ जाएगा ना माइनस में। तो इस तरीके से ये त्वरण या एक्सेलरेशन की यूनिट आ चुकी है ना। तो इस तरीके से हमने निकाला। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बल या फोर्स की, बल या फोर्स, तो बल बराबर क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका द्रव्यमान इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास जो है वो आपका होता है कितना होता है, मास यानी कि द्रव्यमान का आपका केजी होता है, और एक्सेलरेशन त्वरण का भी हमने निकाल ही दिया है, क्या कितना होता है, मीटर सेकंड का 2 इनवर्स। तो ये जो यूनिट है ये किसकी आ गई, फोर्स की आ गई, और इसी को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। सामान्यतः हम इसको न्यूटन या एन से डिनोट करेंगे। तो जो बल है उसका मात्रक हम मतलब आमतौर पर क्या बोलते हैं, न्यूटन ही बोलते हैं, ये नहीं बोलते क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है ना। तो इस तरीके से याद रखना है कि बल का मात्रक न्यूटन है, ठीक है। उसके अलावा बल के अलावा और क्या होता है, कार्य, है ना। तो कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, बल और बल की तुलना इंटू विस्थापन। तो बल फोर्स का मात्रक आपका न्यूटन हो गया, और डिस्टेंस का अगेन मीटर हो गया, तो ये न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसी को हम जूल भी कहते हैं, ठीक है, जूल। तो इस तरीके से कार्य का जो मात्रक है वो होता है जूल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया इतना। उसके अलावा एक और चीज है इसमें, शक्ति, पावर, शक्ति या पावर, ठीक है। तो जो शक्ति या पावर है, पावर को P से डिनोट करते हैं, और जो पावर है वो बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो कार्य जो है बटे समय, कार्य का मात्रक या वर्क का मात्रक होता है जूल, और टाइम का सेकंड, तो ये हो गया जूल सेकंड, जूल प्रति सेकंड, ठीक है ना।
इसी को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, या W से आप डिनोट करते हैं। आप देखते हैं घरों में क्या बात होती है कि हमारे इतने वाट का बल्ब है, इतने वाट का ये, इतने वाट की ये रॉड है, तो वो क्या है, पावर का प्रतीक है। शक्ति को हम किस में मापते हैं, हमेशा वॉट में मापते हैं, या पावर को हम वॉट में मापते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका शक्ति हो गया। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन्हीं की सहायता से क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे की जो और मात्रा और जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स को हम निकाल रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। और जो 7 है हमारी, वो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ओके, तो इतना आप समझ चुके हैं अच्छे से। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या है कि आगे इसमें अब एक और चीज़ है कि कुछ ऐसी यूनिट्स जिससे हम क्या करते हैं, कुछ बड़ी लंबी दूरियों को तय करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, या जिसको हम AU से डिनोट करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है कि जो अंतरिक्ष है या स्पेस है, उसमें ये इस प्रकार की डिस्टेंस को मापने के लिए ये यूज होती है। और ये क्या होती है, सूर्य और पृथ्वी इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका जो माध्य या मीन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यानी क्या है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी का माध्य, तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। AU, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार की चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि कितना होता है, तो एक AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये बराबर होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद एक और आता है इसमें इंपॉर्टेंट, जो कि आपने कई बार सुना भी होगा, और वो है क्या, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, या जिसको आप कहते हैं लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या होती है, सामान्यतः जब ये एग्जाम में आता है तो हम सोचते हैं कि लाइट ईयर यानी कि ये लाइट से रिलेटेड हो, और ऑप्शन में वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करते हैं। लाइट ईयर एक्चुअली में ये क्या है, डिस्टेंस मापने की इकाई है। और ये क्या होती है, वैक्यूम या निर्वात, सॉरी, जो निर्वात है, वैक्यूम है, उसमें प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है। तो जो वैक्यूम है या निर्वात है, उसमें प्रकाश जो है, लाइट है, उसके द्वारा एक साल में जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है वो एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर के बराबर होता है। समझ गए। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक साल में चली गई जितनी दूरी है प्रकाश के द्वारा निर्वात में, वो एक लाइट ईयर होता है। और उसी को हम क्या करते हैं, जो आकाशीय पिंड है उनके बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इतनी एक लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। तो ये एक प्रकाश वर्ष एक दूरी है जो कि खगोलीय पिंडों या जो हेवनली बॉडीज हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको मापने के लिए यूज होती है, ठीक है। और एक और इसमें तीसरी जो है, जो कि सबसे बड़ी दूरियों को अब तक मापने के लिए यूज होती है, वो कहलाती है पारसेक। पारसेक, इसको इंग्लिश में भी हम क्या कहेंगे, पारसेक ही कहेंगे। तो ये पारसेक जो है, ये सबसे लंबी जो दूरियां हैं उनको तय करने के लिए यूज होती हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो है लगभग कितने
3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। तो ये अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरियों को तय करने के लिए यूज होती है पारसेक। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। तो आप समझ गए हैं कि 3 प्रकार से मुख्य तरह यूज होते हैं। एक तो होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, दूसरी होती है आपका प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर, और तीसरी पारसेक। ये हेवनली बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। नाउ अब हम आगे बात करेंगे। अब क्या रह गया इसमें? अब इसमें एक और चीज रह गई, वो है विमाएं। विमाएं विमाएं या डायमेंशंस। विमाएं या डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशन या विमाएं क्या होती हैं? विमाएं का मतलब होता है कि जो लेंथ है उसको हम सामान्यतः किससे, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो टाइम है उसको, जो मास है उसको एम से डिनोट करते हैं, और जो टाइम है उसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर हमें निकालना है, जैसे सपोज अगर मुझे निकालना है कि एरिया, तो एरिया आपको पता है कि क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों ही क्या है, वो एक तरह से डिस्टेंस है, तो क्या होगा, एल इंटू एल होगा, और जो उसकी बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी एल स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, आयतन निकालूं, तो वो क्या होगा, एल क्यूब हो जाएगा, है ना। अगर मैं अगेन स्पीड निकालूं, चाल निकालूं, तो वो क्या होगा, टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस को हम फिर अगेन एल ही लिखेंगे क्योंकि लेंथ है वो एक तरह से, और टाइम को नीचे टी लिखेंगे। तो ये क्या होगा, एल टी इनवर्स, सॉरी, यानी कि जो टी है वो ऊपर चला जाएगा, एल टी इनवर्स। तो ये क्या है, ये इस तरीके से बीमा है। ये हालांकि पूछ नहीं जाती है क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, लेकिन मैंने बता दिया है कि आप लोगों के कभी किसी ने पूछ लिया तो आप बता सकते हैं कि डायमेंशंस या बीमा किस तरीके से होती है। यानी कि आप इसमें क्या करते हैं, जितने भी आपके जो यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू एम एल टी में रखते हैं। यानी टाइम को आप टी लिख देंगे, अगर कहीं पे मास है तो उसको एम लिख देंगे, और लेंथ को कहीं पे भी डिस्टेंस होगी तो उसको एल ही लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी बीमा या डायमेंशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मापन या मेजरमेंट जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने क्वांटिटीज पढ़ी, उसका हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी जिसके हमने 2 पार्ट पढ़े, आपके वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी। उसके बाद हमने मेजरमेंट यानी मापन पे आए। मापन में मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, फिर उससे जो बाकी यूनिट्स निकाली जाती हैं वो क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंटरनेशनल सिस्टम जो पढ़ा हमने, एसआई यूनिट्स के वो पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ी, और उसके बाद हमने जो एक खगोलीय दूरियों को निकालने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं उनको पढ़ा, और लास्ट में हमने डायमेंशंस को पढ़ा या विमाओं को पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पहला यूनिट फिजिक्स के अंदर समाप्त होता है, और आगे के चैप्टर अब हम कल केमिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू क्लास।